तो इसमें बात करते हैं अपने इकोलॉजी, मतलब पारिस्थितिकी होती क्या है। ये ना दो शब्दों से मिलके बना है। ग्रीक के दो शब्द हैं, ये नोट डाउन करते जाना, समझते जाना अच्छे से। ग्रीक के शब्द हैं दो, दो शब्दों से जो मिलकर बना है। पहला शब्द है ओइकोस, ओ आई के ओ एस, और दूसरा शब्द है लोगोस, एल ओ जी ओ एस, लोगोस। पहले का मतलब है वासस्थान, पहले शब्द का मतलब है वासस्थान, और दूसरे का जो मतलब है अध्ययन। ओइकोस का मतलब वासस्थान और लोगोस का मतलब अध्ययन। मतलब कि ऐसे जीवों के वास स्थानों का जो अध्ययन करेंगे उसको बोलेंगे इकोलॉजी। जीवों के जो वास स्थान है, जहाँ पे जो जीव रह रहे हैं, उनका जो अध्ययन करेंगे उसको बोलेंगे इकोलॉजी। ओके, देन आगे चलते हैं। थोड़ा सा और बताऊं मैं इसके बारे में। जो इकोलॉजी शब्द का जो प्रयोग किया था, पहला पहला बंदा जिसने प्रयोग किया था इसका, इकोलॉजी शब्द का, वो था अर्नेस्ट हैकल। ये जीके का भी क्वेश्चन बनता है। अर्नेस्ट हैकल ने इसका प्रयोग किया था। देन इसके बाद इसका जो बाद में प्रयोग किया गया इस शब्द का, वो रिटर ने किया। रिटर ने इसका प्रयोग किया। और जो आधुनिक आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक किसे बोला जाता है? पारिस्थितिकी का जनक, आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक, जनक बोला जाता है ईपी ओडम को, ओ डी यू एम, ईपी ओडम को जो आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक बोला जाता है। आगे बात करते हैं पारिस्थितिकी के उपभाग। इसके दो उपभाग हैं, है ना। पारिस्थितिकी के दो उपभाग हैं, स्व पारिस्थितिकी और संप्रास्थितिकी। स्व पारिस्थितिकी क्या होती है? जैसे कोई एनवायरनमेंट है, वातावरण में है, उसमें एक ही जाति के जीवों का अध्ययन करें। एक ही जाति के जो जीवों का अध्ययन करें, एक ही जाति के जीवों का जिसमें अध्ययन किया जाता है, उसको स्व पारिस्थितिकी बोला जाता है। आगे बात करते हैं समपारिस्थितिकी। समपारिस्थितिकी में क्या होता है? एनवायरनमेंट में जो विभिन्न जीव रह रहे हैं, बहुत प्रकार के जीव, विभिन्न जीव एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, और उनकी समस्तियां, पारिस्थितिक तंत्र में सजीवों के आपसी संबंध, जीव और समस्तियां, समस्तियां, है ना। और जो पारिस्थितिक तंत्र में इनका जो आपसी संबंध है, इनका जो आपसी संबंध है पारिस्थितिकी तंत्र से, उन सबको शामिल किया जाता है सम पारिस्थितिकी में। स्व पारिस्थितिकी में एक ही जाति के जीवों का जो अध्ययन किया जाता है, और इसमें जो विभिन्न जीव हैं, उनकी समस्तियां हैं, इन सारों को पारिस्थितिक तंत्र में संजीव के आपसी संबंध को दर्शाया जाता है इसके अंदर। ठीक है। आगे बात करते हैं इकोसिस्टम, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र। अब ये क्या होता है? ये होता है जैव, कोई भी जैव प्लस अजैव। जैव और अजैव का जो आपसी संबंध है, इनका जो अतः संबंध है या आपसी संबंध है, जैव और अजैव का जो आपसी संबंध है, इनसे जो तंत्र बना, इनसे इनसे जो तंत्र बना, इनसे जो तंत्र बना, इसी तंत्र को बोलते हैं इकोसिस्टम, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र। जिसमें जैव, जैव मतलब जिसमें जीवन संभव है। अजैव हवा हो गया, पानी हो गया, लकड़ी हो गया, वो अजैव है सारे के सारे। और कोई भी गैस है वो अजैव है।
उनसे उनके जो अंतः संबंध है, मतलब उनके साथ क्या संबंध है जैम और एजो के, उस सारे को जो मिला के तंत्र बनता है, उसी तंत्र को बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। अब जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इसकी ऑर्थर टेंसले ने इसकी संकल्पना की थी। ऑर्थर टेंसले ने, ये थोड़ा सा नोट डाउन करने वाला क्वेश्चन है। ऑर्थर टेंसले ने इसकी संकल्पना की थी, ठीक है। और इसमें होते हैं दो घटक, अजैविक घटक और जैविक घटक। अब अजैविक में क्या आते हैं? कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ और जलवायुवीय उपभाग। अब जैविक में क्या आते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता और उपघटक शामिल हैं। अब उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता शामिल होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ में, जैसे कि मैंने बताया था, जो हम खाना खाएंगे उसके बाद जो पदार्थ मिलेंगे वो सारे के सारे आते हैं कार्बनिक पदार्थों में, ठीक है। और अकार्बनिक पदार्थों में आते हैं, जैसे कि नॉर्मली गैसें होती है, जो नाइट्रोजन गैस होगी, है ना, फास्फोरस, ऑक्सीजन होगी, जल हो गया और हाइड्रोजन गैस होगी। ये सारे के सारे अकार्बनिक पदार्थों में आते हैं। अलग अलग अथवा ये मिश्रित रूप में उत्सर्जन होता है इनका, है ना। ये विभिन्न प्राकृतिक क्रियाओं से स्वतः नष्ट होकर अथवा दूसरे अवयव में परिवर्तित होकर, एक अवयव से दूसरे अवयव में परिवर्तित होकर ये क्या होती है? लाभकारी और अलाभकारी से, तो मतलब कि फायदेमंद भी हो सकता है और नुकसानदायक भी हो सकता है। ये अकार्बनिक पदार्थों का जोल है जो। अब कार्बनिक पदार्थ है, ये जैविक घटकों में प्रवेश कर सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं। जो हमने भोजन खाया, भोजन से क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट मिलेगी, वसा मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, है ना। और जो यूरिया वगैरह भी बनता है ना, यूरिन में जो यूरिया वगैरह होता है, वो सारे के सारे कार्बनिक पदार्थों में आते हैं। और ये बाद में किसी किसी भी फॉर्म में वातावरण में पुनः मिल जाते हैं, ये कार्बनिक पदार्थ हैं। और उसके बाद बात करते हैं जलवायुवीय उपभाग में। इसमें क्या आते हैं? इसमें आ गया ताप, आ गया तापमान, आ गया इसमें जल, आ गया प्रकाश, प्रकाश, आर्द्रता, मृदा आदि आते हैं, मृदा आदि शामिल है। ये सारे के सारे जलवायुवीय भाग में शामिल होते हैं। आगे बात करते हैं जैविक घटकों में उत्पादक। उत्पादक मतलब जो चीज बना रहे हैं। अब पेड़ पौधे, प्लांट है, जो चीज बनाते हैं ना, पादप और शैवाल, इसमें पादप प्लस शैवाल जो चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, उत्पादक जो बना रहे हैं, जो पहली बार बनाएंगे। अब जो पादप बनाया वो तो आगे उत्पादक में। अब उपभोक्ता मतलब इन चीजों का जो यूज कर रहे हैं। अब यूज कौन कर रहा है? तीन तरीके से यूज होता है इनका: प्राथमिक उपभोक्ता के द्वारा, द्वितीय उपभोक्ता के द्वारा और तृतीय उपभोक्ता के द्वारा। तो प्राथमिक में कौन कौन है? जो कि घास फूस, पादप और शैवाल को खाते हैं। घास फूस को कौन खाता है भाई? चूहा घास फूस को खाता है, ठीक है। खरगोश भी खाता है घास फूस को, हिरण भी खाता है घास फूस को, हिरण भी घास फूस खाता है और कीट भी घास फूस खाता है। ये सारे के सारे जो शामिल होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता में शामिल होते हैं। द्वितीय में जो इनको खाते हैं, सांप चूहे को खाता है, तो द्वितीय उपभोक्ता में सांप आएगा, सांप शामिल होता है। और इसमें लोमड़ी भी शामिल होती है, क्योंकि लोमड़ी भी मांसाहारी होती है, इनको खा जाती है। बिल्ली भी चूहे को खाती है ना, चूहे की दुश्मन होती है बिल्ली मौसी। और जो लोमड़ी और बिल्ली इन सारों को खा जाते हैं, वो होते हैं शेर, तृतीय उपभोक्ता। शेर हो गया, इसमें बाघ आ गया, इसमें गिद्ध और उल्लू भी शामिल है, गिद्ध और उल्लू भी शामिल है। ये सारे के सारे तृतीय उपभोक्ता में आगे आगे है अपघटक। अपघटक में वो सूक्ष्म जीव शामिल हैं, वो सूक्ष्म जीव शामिल हैं जो
इनको सारों को, मरे हुए पेड़ पौधों को भी खाते हैं और मरे हुए जानवरों को, इंसानों को, लोमड़ी मर गई उसको भी खा लेंगे, मरे हुए पादप को भी खा लेंगे, और संक्रमण करके अपघटन करते हैं और बाद में वो मिट्टी में मिल जाते हैं और अन्य टाइप से अपने यूज में लेते हैं। जो ठीक है, उपभोग अपघटक के अंदर वो सारे के सारे सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। ओके, उसके बाद अपने बात करते हैं जैव भू रासायनिक चक्र की। अब ये जैव भू रासायनिक चक्र होता क्या है? जो सजीव पदार्थ होते हैं, जिसका जीवन संभव है, जो जीते हैं, जो श्वास लेते हैं, जिनमें जीवन है, और जो निर्जीव है, सजीव और निर्जीव, इनका जो आपसी इनका जो आपसी में पदार्थों का विनिमय होता है। जैसे अपने अपने किस चीज का यूज कर रहे हैं, है ना, अभी कोई चीज अपना यूज कर रही है, इनका जो आपसी विनिमय है, इनका आपसी जो पदार्थों का विनिमय है, इसे ही जैव रासायनिक चक्र बोलते हैं। इस सारे जमेले को ही क्या बोलते हैं? जैव रासायनिक चक्र बोलते हैं। सजीव और निर्जीव के बीच पदार्थों का जो विनिमय है, जो आदान प्रदान है, उसे ही जैव भू रासायनिक चक्र बोलते हैं। और जैव भू रासायनिक चक्र दो प्रकार के होते हैं। इसके जो टाइप बोले गए हैं वो दो प्रकार के बोले गए हैं। पहला जैव भू रासायनिक चक्र है, वो है अवसादी चक्र। कौन सा चक्र? अवसादी चक्र। और दूसरा है, जो इसका भाग है, टाइप है, वो है गैसीय चक्र। अब अवसादी में क्या आ गया? फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम। फास्फोर चक्कर, सल्फर चक्कर और कैल्शियम का जो। और गैसीय में क्या क्या शामिल है? गैसीय में है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन और वाटर। ये सारे के सारे जिसमें शामिल होते हैं वो है गैसीय चक्कर। देन अपने बात करेंगे फास्फोरस चक्कर की। इसको पहले मिटा लेते हैं, अपने इरेज कर लेते हैं इसको। अब बात करते हैं फास्फोरस चक्कर की। जो जीव मर जाते हैं, मरने के बाद उनके दांतों से और उनकी हड्डियों से लंबे टाइम तक मर्दा में पड़े रहने से क्या होता है? उनका जो दांत वगैरह और हड्डी वगैरह फास्फोरस के बने होते हैं। मरने के बाद वो फास्फोरस मिट्टी में आता है, मर्दा फास्फोरस बोलते हैं। और बाद में वो फास्फोरस जैसे मिट्टी से पादप में आता है, पादप से फिर जीव जंतु में आता है, जीव जंतु से फिर मनुष्य में आता है, मनुष्य से फिर मर मर जाते हैं जैसे मनुष्य, फिर जल निकाय के अपवाह में भी हो सकता है। अब इसका जो पूरा का पूरा डायग्राम बना के आपको बताता हूं मैं। जैसे रोक फास्फेट, रोक रोक फास्फेट, जैसे चट्टान से कोई फास्फोरस है, उससे क्या बनी? मर्दा बनी, मर्दा फास्फेट आया। देन इसके बाद ये जो मर्दा बन गई, इसके बाद ये मर्दा पादप, मर्दा में पादप होते हैं, पादप में चला गया, पादप से चला गया जीव जंतुओं में, अब जीव से क्या चला गया? मनुष्य में, मनुष्य में चला गया। मनुष्य में बाद में मनुष्य की जैसे मौत होगी तो मृत पादप, वह जंतु में चला गया। उसके बाद क्या है? जल निकाय, जल निकायों के अपवाह में, ठीक है। ऐसे क्या है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव भी होता जाता है। अब ये सीधा मर्दा से इधर जल निकायों में भी आ सकता है, सीधा इधर भी आ सकता है। और मर्त से ना सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटन होकर मर्दा में मर्त पादप है, सूक्ष्म जीवों द्वारा डायरेक्ट इसमें भी जा सकता है वापस से। और जो प्लांट है, सीधे प्लांट भी तो मनुष्य खाते हैं, वो ऐसे भी आ सकता है। ये सारा का सारा जो साइकिल देख रहे हो आप, ये फास्फोरस चक्कर है। आगे बात समझ में? आगे अपने चलते हैं सल्फर चक्कर पे। अब देखो सल्फर चक्कर होता क्या है। जीवाणु है,
वो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से जो जीवाणु है वो या तो कार्बनिक भी हो सकते हैं अथवा अकार्बनिक। जीवाणु है जो कार्बनिक और अकार्बनिक से सल्फर पदार्थ प्राप्त करते हैं। सल्फर प्राप्त करते हैं जीवाणु, प्लस मतलब प्राप्त कर लिया सल्फर। जीवाणु ने कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से सल्फर ले ली, देन उसके बाद खनिज में परिवर्तित हो जाते हैं। खनिज में परिवर्तित हो गए, इसे इसे ही सल्फर चक्र बोलते हैं। इसमें सल्फर जो चट्टानों के अपक्षय यानी कि चट्टानों के जो चट्टानें होती हैं उनका, जैसे कोई आंधी तूफान या कुछ और आपदा आ गई उससे क्या चट्टानें क्रैश होती रहती है ना, अपक्षय अपवर्दन अपवाह और कनार कार्बनिक पदार्थों के अपघटन द्वारा मुक्त होता है और इसे नमक के घोल में स्थानीय और जलीय पारिस्थितिक तंत्र में लाया जाता है। नमक के घोल से, है ना, स्थानीय और जलीय, स्थानीय और जलीय पारिस्थितिक तंत्र में लाया जाता है और जलीय में लाया जाता है। आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है, जीवाणु जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से सल्फर प्राप्त करते हैं, देन उसके बाद उसको खनिज में परिवर्तित कर देते हैं। आगे बात करते हैं अपने जलीय चक्कर की। अब जलीय चक्कर क्या होता है, जो समुद्र का जल है, ये इसमें जल पड़ा है बहुत सारा, सूरज से हीट प्राप्त करके वाष्प उड़ता है, वाष्प जल वाष्प उड़ती है, ऊपर चली गई, ऊपर जाके संघनन हो जाता है, मतलब कि ये पानी जम जाता है, जम जाता है। जमने के बाद जैसे बहुत सा जैसे फोग है, फोग टाइप का बादल में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे बादल में ओस टाइप बन जाता है ऊपर, तो ये बहुत छोटी छोटी बूंदें होती हैं, इनकी जो डेंसिटी है वो भी कम होती है। बाद में क्या होता है, इनका संघनन हो जाता है, मतलब कि दो बूंद मिलके एक बड़ी बूंद बन गई, चार बूंद मिलके एक बड़ी बूंद मिल गई। जैसे ये भारी हो जाती है, भारी होके वापस पुनः नीचे की ओर आती है ना, नीचे की ओर आती है। जो संघनन बना है, संघनन के ये उत्पाद ही है ना, बारिश वर्षा होगी, जैसे हिमवृष्टि होगी, ये ओले हो गए, तो इस सारे साइकिल को बोलते हैं जलीय चक्कर। जलीय चक्कर उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करेंगे नाइट्रोजन चक्कर की। अब ये नाइट्रोजन चक्र क्या होता है, नाइट्रोजन को अन्य उपयोगी रासायनिक यौगिकों में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन का स्थिरीकरण बोलते हैं। स्थिरीकरण, स्थिरीकरण क्या होता है, जो नाइट्रोजन होती है उसको अन्य उपयोगी उपयोगी पदार्थ में, अन्य उपयोगी रासायनिक यौगिकों में बदलने की जो प्रक्रिया है ना, उपयोगी में बदल दिया, तो इसको स्थिरीकरण बोला जाएगा। देन स्थिरीकरण के प्रकार आगे, तो प्रकार में अपने सबसे पहले बात करते हैं स्थिरीकरण के जो प्रकार है, उसमें बात करते हैं, एक होता है लिग्यूमिन्स का पौधा, पौधा बना देते हैं, यहाँ पे पौधा बनाते हैं अपने, ये पौधा है, ये किस चीज का है, लिग्यूमिन्स का पौधा है। इस पौधे में क्या होता है, जड़ों में गांठें होती है इसके, है ना, इसके जड़ों में गांठें होती है। इन गांठों पे राइजोबियम जीवाणु रहता है, इन गांठों में क्या रहता है, जीवाणु रहता है, उसका नाम है राइजोबियम। इस जीवाणु का नाम क्या है, राइजोबियम। अब ये राइजोबियम जीवाणु है ना, ये नाइट्रोजन को प्राप्त करता है, नाइट्रोजन ले ली, देन इसके बाद नाइट्रेट में परिवर्तित करता है। उसके बाद ये पेड़ इसे लेकर जो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन का जो संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। एक तो ये हो गया प्रकार स्थिरीकरण का, और दूसरा है विद्युत विसर्जन। विद्युत विसर्जन में आपको समझाता हूं, नाइट्रोजन का विद्युत विसर्जन का क्या मेथड है।
अब इसमें क्या होता है, जैसे आकाश या बिजली है, आकाश या बिजली, उसके गरजने से क्या होएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल गई, NO बन गया, NO अतिरिक्त ऑक्सीजन से मिलके NO3 बन गया। अब ये NO3 जब बारिश आएगी तो H से मिलके, जल से मिलके HNO3 मिल गया। HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल, ये एक प्रकार का अम्ल है। जैसे ही बारिश गिरेगी, बारिश में HNO3 भी आएगा। अब HNO3 धरती में जाएगा, जो प्लांट विकसित हो रहा है वो धरती से, पानी से या फिर जमीन से HNO3 ले लेगा। देन इसमें बाद में क्या होता है, ये खाद्य का काम करता है एक, वो मतलब जो नाइट्रोजन है ना, वो पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। पेड़ पौधों का जो प्रोटीन वो नाइट्रोजन ही है। इस प्रकार जो यूज होता है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का ये दूसरा टाइप है, ये HNO3 का जो यूज किया इसने। आगे बात करते हैं विनाइट्रीकरण की। आगे बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार की। ये होते हैं उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक मतलब कि जो पहले से ही बने हुए हैं। इसमें कौन कौन से आ गए, इसमें वन शामिल हो गए, और इसमें मरुस्थल शामिल हो गया। वन बहुत बड़ी स्थिति में है, जो प्रकृति ने खुद ही बनाए हैं। जो तालाब हो गया, तालाब हो गया, टुंड्रा भी इधर शामिल है, टुंड्रा के साथ पर्वत भी शामिल है, पर्वत के साथ महासागर भी इसी में शामिल है, और साथ ही साथ नदियां भी इसमें शामिल है। ये सारी चीज है जो प्रकृति ने ही बनाई है ना। और कृत्रिम में क्या शामिल हो गया, जैसे कि बगीचा, बगीचा भी कृत्रिम में शामिल हो गया, जो इंसान ने बनाया। फसल है, फसल भी इंसान ने लगाई है, किसी इंसान ने कोई फसल है, अनेक प्रकार की फसल होती है। और जो पार्क है, पार्क भी कोई इंसानों द्वारा ही बनाए जाते हैं ना। उत्पत्ति के आधार पर ये होते हैं दो टाइप के, प्राकृतिक और कृत्रिम। कृत्रिम में बगीचा, फसल और पार्क शामिल होते हैं। अब वह आकार के आधार पर, यानी कि इसका जो साइज है, नैनो का मतलब छोटा, माइक्रो का मतलब बड़ा, मैक्रो उससे बड़ा, और मेगा उससे ज्यादा बड़ा। तो जैसे बारिश की कोई बूंद है, छोटी सी पानी की कोई बूंद है, वो नैनो में आ गई, छोटी है, बहुत छोटी है। अब बूंद से मिलके क्या बना, तालाब बना या बगीचा बना। ये सारे के सारे माइक्रो में आ गए, तालाब और बगीचा, ये सारे के सारे माइक्रो में आ गए। देन इससे बड़े क्या होते हैं, जंगल, जंगल। अब नदियां चल चल के ही तालाब बनाती है ना, तो नदियां भी इधर ही आ गई, नदियां इससे बड़ी होती है, मैक्रो में आगे सारे के सारे। और आगे मेगा में सबसे बड़े, जैसे रेगिस्तान है, रेगिस्तान कई 100 किलोमीटर तक का भी हो सकता है, हजारों किलोमीटर तक का भी होता है रेगिस्तान। और पृथ्वी होगी, ये सारे के सारे बहुत बड़ी है ना पृथ्वी, ये सारे के सारे मेगा में आ गए। देन आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।